Good morning, students. Welcome. So, today we are going to read this topic, that is, we hear sound through our ears. So, basically, today we are going to study about how do we hear sound. हम आवाज़ किस तरीके से कैसे सुनते हैं, और ये हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे आवाज़ सुनती है. इट हियर द साउंड थ्रू ईयर. ईयर्स के थ्रू हम साउंड को सुन सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. अब हमारा जो ईयर्स हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो बताया है किस तरीके से उनका शेप रहता है. जो आउटर पार्ट रहता है ईयर का, वो एक फनल की शेप में होता है. फनल आपने देखा है, इस तरीके का होता है फनल. तो इस तरीके का हमारा जो आउटर पार्ट है ईयर का, इस तरीके का होता है. इसके थ्रू आवाज़ एंटर होती है, साउंड एंटर यहाँ से होता है. फिर एक कैनल होता है, उसके थ्रू ये एंटर करता है, धीरे धीरे अंदर वाले जो ईयर ड्रम है हमारा, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है. एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है, जैसे तबले का देखा है स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसा रहता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है. इसी तरीके से हमारे जो ईयर है उसके अंदर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. जब वहाँ पर साउंड पहुँचता है तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. ऑल्दो इसकी फंक्शनिंग मैं आपको अभी बताऊंगी, बट उसके पहले ये जो हमको एक्टिविटी दी है 13.10, उसको हम पढ़ लेते हैं. इसके थ्रू बताया जाएगा कि ईयर ड्रम किस हिसाब से काम करता है. जस्ट एक एग्जाम्पल है. सो टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन. एक आप प्लास्टिक की या फिर टिन की कैन ले सकते हैं. कट इट्स एंड. उसका जो एक एंड है आप उसको कट कर लीजिए. कट इट्स एंड. देन स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस द एंड ऑफ द कैन एंड फासन इट विद रबर पेन. उसका जो आपने एंड काटा है वहाँ पर आप क्या करना है, आपको एक रबर बलून लगा देना है. इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है एक रबर बलून, एक उसके एंड पे टाई कर देना है. पुट 4 or 5 ग्रेन्स और ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. अब जो आपने रबर बलून लगाया है इसके ऊपर आप 4 से 5 दाने ग्रेन्स के या किसी सीरियल के, किसी पल्स डाल सकते हो, नॉर्मली किसी भी ग्रेन के. उसके ऊपर आप क्या करोगे, फिर नीचे से आप क्या करोगे ना, आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुरे. अपने आप फ्रेंड को बोलो कि हुरे बोले. हुरे ओपन फ्रॉम द ओपन एंड. जो नीचे की साइड जो खुली हुई है उस यहाँ से, जैसे ये पर्सन बोल रहा है यहाँ से ये हुरे बोले, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन पे जो हमने ग्रेन रखे थे ना, आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, जैसे ही वो हुरे बोल रहा है तो ये ऊपर उछल रहे हैं. ये वाले केस में ग्रेन्स हमको उछलते हुए दिख रहे हैं. तो उसका मतलब क्या है, उसमें मूवमेंट आ रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है मेम्ब्रेन. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन. वाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन. अब ग्रेन्स ऊपर नीचे डांस क्यों कर रहे हैं, जंप क्यों कर रहे हैं अप एंड डाउन? बिकॉज जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, ये हुरे बोल रहा है, जैसी आवाज़ गई मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन ने सेंस किया तो वो मूव करना स्टार्ट हो गया, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो ये ग्रेन्स हैं वो अप एंड डाउन जंप करना स्टार्ट हो गया. मतलब कि मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है. ओके. अब ईयर ड्रम के बारे में बताया गया है. ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट. एक रबर शीट की तरह होता है, जैसे एक बलून हमको दिखाया गया उस तरीके से काफ़ी छोटा सा प्रेजेंट रहता है, एक रबर शीट की तरह होता है. यहाँ पे बताया है कि आप देख सकते हो, इसके अंदर ये पार्ट है एंड लार्ज इमेज दी हुई है यहाँ पर, ये वाली. ये क्या है आपका ईयर ड्रम. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. जब भी साउंड जाता है हमारे कान के अंदर, यहाँ से जब एंटर होता है, ये पूरा कैनाल है बीच का जो गया हुआ है, तो ये ईयर ड्रम पे टच करता है. ईयर ड्रम पे जैसे ही स्ट्राइक करता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, द ईयर ड्रम सेंड्स द वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. दैट इज हाउ वी हियर द साउंड. ईयर ड्रम फिर वाइब्रेशंस पहुँचाता है इनर ईयर तक. इनर ईयर, फिर जो इनर ईयर होता है, ये जो अंदर का ईयर है, ये सिग्नल पहुंचाता है. यहाँ से सिग्नल पहुंचते हैं ऑडिटरी नर्व पे, नर्व पहुंचाता है सिग्नल ब्रेन पे. अब ये ज़्यादा आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है वो देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी चीज़. ये है आपका ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर. अब जैसे आपने देखा ये एंट्री है, फनल की शेप में दिख रहा है आपको,
इस तरीके का फनल की शेप में आपको एंट्री दिख रही है। देखिए फनल की शेप की ही एंट्री है इस तरीके से। क्लियर। तो देखिए जो आउटर ईयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये आपको लिखा हुआ है नाम, आउटर ईयर को क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये फनल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको पिन्ना बोलते हैं। उसके बाद पिन्ना से क्या अटैच्ड है, ईयर कैनाल। ये जो आपको दिख रहा है ये कैनाल। जैसे ये साउंड पहुंचा पिन्ना में, पिन्ना के थ्रू कहाँ ट्रैवल करेगा, ईयर कैनाल में ट्रैवल करेगा। यहाँ ट्रैवल करने के बाद साउंड कहाँ स्ट्राइक होगा, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक होगा। ईयर ड्रम पे जैसे ही स्ट्राइक होगा ईयर ड्रम क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाइब्रेशन कहाँ पहुँचाएगा, ईयर ड्रम वाइब्रेशन पहुँचाएगा मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर पे यहाँ पर ये वाइब्रेशन पहुँचाएगा। लेबल नहीं करा हुआ मिडिल ईयर, बट ये जो आपको दिख रहा है ना ऑसिकल्स वगैरह, ये मिडिल ईयर के ही पार्ट है। ओके, तो ये मिडिल ईयर पे वाइब्रेशंस पहुँचाएगा कौन, ईयर ड्रम वाइब्रेशन जब करता है, वाइब्रेट जब करता है तो ये वाइब्रेशन पहुंचाता है मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर से वाइब्रेशन कहाँ पहुंचते हैं, ये जो आपको दिख रहा है सर्कुलर ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको, ये सर्कुलर ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं, सर्कुलर कैनाल आई वुड से, इसको बोलते हैं कॉक्लिया, जो कि इनर ईयर का पार्ट है। कॉक्लिया कहाँ का पार्ट है, इनर ईयर का पार्ट। मतलब मिडिल ईयर से वाइब्रेशन कहाँ पहुँचे, इनर ईयर तक पहुँचे। इनर ईयर के बाद ये वाइब्रेशन कौन सेंस करता है, वाइब्रेशन सेंस करते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व ये वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ब्रेन इन वाइब्रेशंस को समझता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ, आपने मेरी आवाज़ सुनी कैनाल के थ्रू, आपके कान में जो कैनाल है वहाँ से ट्रैवल हुई, ईयर ड्रम तक पहुँची, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन मिडिल ईयर पर पहुँच, मिडिल ईयर का ही पार्ट होता है वैसे ईयर ड्रम भी, तो ये पहुँचे अब हमारे मिडिल ईयर से फिर इनर ईयर में। इनर ईयर से ऑडिटरी नर्व उसको वाइब्रेशन को सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन इन वाइब्रेशन को समझता है। उसके बाद हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली बोल कौन रहा है। तब यह ये है कि आप डिफरेंस समझ पाते हो कि अभी कौन बोल रहा है, आपका टीचर बोल रहा है, आपकी पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड बोल रहे हैं। इसके थ्रू आप समझ पाते हो, बिकॉज ब्रेन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहता है इसमें, क्योंकि नर्व्स पहुंचाती है सिग्नल जो वो डिटेक्ट करती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। तो मेन जो काम है ईयर का वो आवाज़ को डिटेक्ट करने का है, आवाज़ को सुनने का है, समझने का काम तो ब्रेन का होता है। अंडरस्टूड। सो वापस से हम यहाँ आएंगे। आई होप कि आपको समझ आया कि हम किस तरीके से किसी भी साउंड को सुनते हैं। ओके, अब पहेली क्या बोल रही है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रही है पहेली, अच्छे से पढ़िए। पहली बोलती हैं, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू आर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। पहली बोल रही है कभी भी हमें अपने ईयर में कोई भी शार्प पॉइंटेड चीज़ नहीं इंसर्ट करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शार्प पेंसिल हो गई, या फिर जो ईयरबड लोग यूज़ करते हैं ईयर को क्लीन करने के लिए, वो भी ज़्यादा हार्डली प्रेस नहीं करना चाहिए, सॉफ्टली हमको ईयर को साफ़ करना चाहिए जब जब नीड हो। अगर आप शार्प पॉइंटेड चीज़ अंदर इंसर्ट करोगे तो ईयर ड्रम डैमेज हो जाएंगे। अगर ईयर ड्रम डैमेज हो जाएंगे तो आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कभी भी शार्प पॉइंटेड या फिर हार्ड थिंग अपने ईयर में नहीं इंसर्ट करनी है आप लोगों को। अंडरस्टूड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। क्या टॉपिक है कि जो भी वाइब्रेशन होती है, जैसे आपको पता है कि ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होता है, हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो भी वो वाइब्रेशन होता है, जो भी हम वाइब्रेटिंग पार्ट बजा रहे हैं तो वाइब्रेशंस कॉज होते हैं। तो उसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेट्स रीड। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is called the oscillatory motion. आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल जब ऑसिलेशन का बताया जाता है या वाइब्रेशन का बताया जाता है, स्पेशली जो आपको ऑसिलेटरी मोशन जब जब समझाया जाता है, तो आपको मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है पेंडुलम का। पेंडुलम आपको पता है इस शेप का होता है, पेंडुलम का मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया जाता है एग्जाम्पल। तो आपको बताते हैं टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उससे क्या होती है, वाइब्रेशन। जैसे ये बॉब है तो जब ये यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ से वापस आता है यहाँ तक, पेंडुलम मूव करता है और वापस से अपनी प्लेस पे मेन पोजीशन पे चला जाता है। ओके, वापस बता देती हूँ। ये पहले यहाँ तक मूव करा, फिर अपनी यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे। ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ ना पेंडुलम, इसको बोलते हैं
इसकी मीन पोजीशन, मतलब पेंडुलम ने जहाँ से वाइब्रेट करना स्टार्ट करा। अब इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो जब अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन जब वो कंप्लीट करके मीन पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो ये कंप्लीट करता है एक क्या, टू एंड फ्रो मोशन अपना कंप्लीट कर लेता है। और इस मोशन को ही बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ये जो होता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। ये जो कंप्लीट करता है अपना जो पूरा टू एंड फ्रो मोशन जो कंप्लीट करता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इस मोशन को बोला जाता है, टू एंड फ्रो मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। कितना टाइम में कंप्लीट करा उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकेंड में वो कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, एक सेकेंड में कितनी बार अपनी मीन पोजीशन से ये टू एंड फ्रो की पोजीशन पे आ जा करके अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है, मतलब एक ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन वो कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में वो पेंडुलम कितनी बार अपनी मीन पोजीशन से हट कर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, वो कितनी बार इस तरीके से कंप्लीट करता है, एक सेकेंड के अंदर कितनी बार कंप्लीट करता है ऑसिलेशंस, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकेंड में जितनी करेगा उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या क्या होता है ऐसा यूनिट या सिंबल, उसको बोलते हैं हर्ट्स या HZ। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी एक हर्ट्स की क्या होती है, एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में, एक बार टू एंड फ्रो होगा एक सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेट करा एक सेकेंड के अंदर 20 बार। ओके, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट की। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन जो भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ। इसमें 1 सेकेंड दिया है तो हम 1 रख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी निकल आएगी, 20। कैसे रखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का, F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम पीरियड। ये होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी थी, 20 टाइम्स 1 सेकेंड में, तो आप क्या करोगे इसमें निकालने के लिए, 20 अपॉन 1। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20। इस तरीके से निकलता है। फाइन। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequency? अब यहाँ बोला गया है कि कईयों बार आपने ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे बट स्टिल आप पहचान जाते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट अभी प्ले हो रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का केस ले लो, या बेल रिंग कर रही है, आपको पता चल जाता है कि बेल रिंग कर रही है, आपने देखी तो नहीं बेल, बट स्टिल आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अभी वाइब्रेट कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट अभी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा कैसे होता है, आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि अभी कौन से ऑब्जेक्ट की आवाज़ है। तो ये होता है, ऐसे 2 फैक्टर्स हैं साउंड के, जिसको एक फैक्टर है आपका एम्पलीट्यूड, दूसरा आपका फैक्टर है फ्रीक्वेंसी है। ये हैं 2 फैक्टर्स, साउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं। साउंड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, जिससे कि आप डिफरेंट साउंड्स को पहचान सकते हो। इसके बारे में कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है, लाउडनेस एंड पिच आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, फर्स्ट लेट्स रीड द एक्टिविटी 13.11। टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। एक मेटालिक टम्बलर मतलब एक मेटल का ग्लास ले लो, एक आप टेबल स्पून ले लो। स्ट्राइक और टेबल स्पून जेंटली एट द रिम ऑफ द टम्बलर। टेबल स्पून को आप इस पर स्ट्राइक करो, रिम मतलब ये जो आउटर होता है ना, यहाँ पर आप स्ट्राइक करो, बजाओ इस ग्लास को। क्या होगा, हियर द साउंड प्रोड्यूस। अब जैसे आप उस ग्लास को स्ट्राइक करते हो स्पून से, आप फिर उसकी आवाज़ सुनो। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। वापस से बजाओ उस स्पून को, वापस से साउंड सुनो। इज द साउंड लाउडर देन द टम्बलर इज स्ट्रक अगेन। क्या वापस से आपको तेज आवाज़ आई जब मैंने वापस से टम्बलर को बजाया। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्माकोल बॉल
टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर। अब जैसे आपने फिगर में देखा एक्टिविटी के, ऊपर से एक स्ट्रिंग धागा बांध दिया है, थर्मोकोल की बॉल नीचे से हैंग कर दी है। अब थर्मोकोल बॉल को स्ट्राइक करो उस टम्बलर पे, तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देती है? वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट। थर्मोकोल बॉल से उसको स्ट्राइक करो, ग्लास को वापस वापस बजाने की कोशिश करो, देखो कैसी आवाज़ आ रही है। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। देखो कि बॉल को हमने कितनी दूर जाकर वापस से स्ट्राइक करा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी पोजीशन से वापस कितना हमने दूर ऐसे पकड़ के उसको वापस से छोड़ा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अपनी मेन पोजीशन से हटकर वो कितना दूरी पर गया, ये हो गया मतलब कि कितना डिस्प्लेस हुआ। इससे हम निकालते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एम्पलीट्यूड, कितना अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ स्ट्राइक द नंबर टम्बलर जेंटली एंड देन स्ट्राइक लिटिल हार्डर। पहले जेंटली उसको धीरे से उसको स्ट्राइक करो, फिर थोड़ा सा दूर जाकर उसको वापस से स्ट्राइक करो। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर। दोनों में देखो कि आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, जब मैंने धीरे से उसको स्ट्राइक करा या फिर जब मैंने उसको तेज़ी से स्ट्राइक करा। दोनों में ही डिफरेंस निकालो, कितना कितना डिस्टेंस आपने कवर करा है, उसकी मेन पोजीशन से कितना दूरी पर ले गए हो, वो क्या हो गया, उसका एम्पलीट्यूड हो गया, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आपने कवर किया है। फाइन, नाउ लेट्स ट्रीट दिस। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। इसका मतलब क्या है? जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। मतलब कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of amplitude. Loudness is directly proportional to the square of amplitude. This means amplitude आपका जितना ज़्यादा होगा, मतलब आप कितना भी मेन पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाकर वापस से उसको स्ट्राइक करवाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो जितना आप दूर ले जाओगे उतना ही लाउड सुनाई देगा साउंड। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतना साउंड ज़्यादा, जितना एम्पलीट्यूड कम उतना साउंड भी कम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, if the amplitude increases by factor 4, just for example, अगर मैंने एम्पलीट्यूड को 4 से बढ़ा दिया, फैक्टर 4 से बढ़ा दिया, loudness is expressed in a unit called decibel. Okay, sorry, let's read this again. For example, if the amplitude becomes twice, अगर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, सपोज द एम्पलीट्यूड कितना हो गया? ट्वाइस, द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4। लाउडनेस कितना हो जाएगा? फैक्टर 4। वाई? बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस निकालना है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है, मुझे ट्वाइस दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो मतलब क्या हो गया? लाउडनेस कितनी आ गई मेरी? 4। क्लियर? लाउडनेस किससे एक्सप्रेस करते हैं? डेसिबल से। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वेरियस सोर्सेज। नॉर्मल ब्रीदिंग का साउंड क्या है? कितना डेसिबल? 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, विस्परिंग साउंड जो होते हैं, कान में फुसफुसाते हो आप, उसको बोलते हैं विस्परिंग, तो क्या है? 30 डेसिबल। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन 60 डेसिबल, बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल, एवरेज फैक्ट्री इज 80 डेसिबल लाउडनेस। Above 80 decibel the sound becomes painful, physically painful, और we can say noise pollution हो सकती है 80 decibel से ज़्यादा होता है तो। Loudness of sound depends on its amplitude, जैसे मैंने आपको बताया loudness किस पे डिपेंड करती है, कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है साउंड के? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। When the amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, sound produced is feeble. Feeble मतलब कम। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउड साउंड सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड फीबल होगा। फीबल मतलब अपोजिट होता है लाउड का। क्लियर? नाउ कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद एन एडल्ट। इज देयर एनी डिफरेंस? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, दे डिफर इन सम वे। लेट अस सी हाउ। अब जैसे कोई अडल्ट पर्सन बोल रहा है, आपके पापा बोल रहे हैं, आपके घर पे कोई छोटा सा बेबी है 3-4 ईयर्स का, वो बोल रहा है, तो दोनों की साउंड सपोज कीजिए इक्वली लाउड है, इक्वली ही लाउड बोल रहे हैं, बट क्या डिफरेंस है दोनों के साउंड में? डिफरेंस क्या होगा दोनों के साउंड में? वो पढ़ते हैं। आई वंडर वाई माई साउंड, वाई माई वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर। वो जो बोलता है मेरी आवाज़ मेरे टीचर से डिफरेंट क्यों है? ऑब्वियसली, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब रोते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत लाउड सुनाई देती है। ऑन द अदर हैंड अडल्ट जब बोलते हैं उनकी आवाज़ भी लाउड सुनाई देती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो वो होता है द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड।
फ्रीक्वेंसी बताती है कितना साउंड श्रिल है, कितना आवाज़ पतली है, मतलब कि श्रिल है, और पिच कितना है साउंड का, कैसे है मैं आपको बताती हूँ आगे. If the frequency of the vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of the vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, drum vibrates with low frequency, therefore it produces a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये है एक वेव, ये है दूसरी वेव, लाइक दिस. फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वन वेव, ये पूरी क्या है? ये टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है इसको. तो ये एक फ्रीक्वेंसी हुई ये. अब आपको दो डायग्राम्स के थ्रू अभी मैं आगे समझाऊंगी, पहले आप ये रीड कर लीजिए. आपको क्या बताया गया है? ड्रम का साउंड कैसा है? लो पिच्ड बताया गया है. ऑन द अदर हैंड विसल का साउंड कैसा? हाई फ्रीक्वेंसी बताई गई है एंड हायर पिच बताया गया. फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, पिच उतनी ज़्यादा. इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जैसे लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, उस तरीके से पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एक सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट जितना जल्दी, जितना तेज़ वाइब्रेट करेगा उतनी ही पिच ज़्यादा होगी. जितना धीमा वाइब्रेट करेगा, स्लो वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतनी ही पिच भी कम होगी. A bird makes a high pitched sound whereas a lion make a low pitched sound. यहाँ पे क्या लिखा है? एक बर्ड कैसा साउंड होता है? बर्ड का हाई पिच्ड होती है. हाई पिच कैसे होती है? बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बर्ड के साउंड की. वेरेस जो लायन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. कम देर में उसका एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट होता है. हाउ एवर रोर ऑफ लायन इज़ वेरी लाउड. हालांकि तो आप पिच को और एम्पलीट्यूड को आपस में कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज लाउडनेस एंड पिच दोनों ही अलग चीज़ें हैं. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा, लाउडनेस उतनी ज़्यादा. वेरेस यहाँ पे जो लायन का रोर है तो बहुत लाउड, बहुत तेज़ दहाड़ता है, लेकिन उसका पिच लो होता है. आवाज़ तेज़ होती है लायन की, बट उसका पिच लो होता है. या फिर हम बोल सकते हैं वाइल द साउंड ऑफ द बर्ड इज़ क्वाइट फीबल. बर्ड का साउंड बहुत ज़्यादा लो होता, जो फीबल होता है साउंड, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, पिच हाई रहती है. Every day you hear the voices of the children and adults. Can you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of the voice of the child is higher than that of an adult? Usually the voice of a woman has higher frequency than that of a man. अब बताया गया है यहाँ पे, आप एक दिन में कई तरीके की आवाज़ सुनते हो. आप बच्चों की भी सुनते हो, अडल्ट्स की भी सुनते हो. क्लियर? तो दोनों की आवाज़ में क्या डिफरेंस होता है? जैसे विमेन है, विमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो हाई पिच रहती है. उनकी आवाज़ हाई पिच रहती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. वेरेस मैन की फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है? लो पिच्ड रहती है. जस्ट फॉर आपको मैं डायग्रामेटिकली पूरा एक बार दिखा देती हूँ, उसके थ्रू पढ़ेंगे. अब सपोज़ कीजिए आपको एक वेव दी गई है. वेव क्या होती है? ये है वेव, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये जो एक पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, ये एक वेव है. ओके, ये पूरा एक अपनी मीन पोजीशन से जाकर वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आना, तो ये क्या एक पूरा वेव है. यहाँ पे आपको दिख रहा है जो डायग्राम, ये वेव का ही है. इस तरीके से एम्पलीट्यूड का टर्म पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर. तो एम्पलीट्यूड क्या होता है इसमें देखिए. पहले तो ये जो हमको वेव, जैसे ये वेव जहाँ दिख रही है ना हमको, तो उसका जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, CREST. क्या बोलते हैं? CREST, क्रेस्ट. और जो नीचे की तरफ जितना जा रहा है, जितना लो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रफ. क्या बोलते हैं? TROUGH, ट्रफ. क्लियर? ये क्लियर है. आफ्टर दैट एम्पलीट्यूड क्या होती है? अपनी मीन पोजीशन से जहाँ पर वो था, फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है, जहाँ पर वो था बीच वाली पोजीशन, मीन पोजीशन से लेकर वो कितना हाई जा रहा है. ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस होकर यहाँ तक आ रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड. कितना डिस्टेंस कवर होकर कितना दूर तक जा रहा है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड. अब जैसे आपको रेड कलर के जो एरो दिख रहे हैं, मार्क्ड दिख रहे हैं, मीन पोजीशन से कितना क्रेस्ट को टच कर रहे हैं, और मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मतलब ट्रफ को कितना टच कर रहे हैं. तो मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस हो रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं,
मैक्सिमम हाइट या बिलो, अबव या फिर बिलो जितना कवर कर रहे हैं उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे आपको डेफिनेशन यहाँ लिखी भी हुई है, मैक्सिमम हाइट अबव और बिलो मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना भी ऊपर डिस्टेंस कवर कर रहा है या फिर मीन पोजीशन से जितना भी नीचे डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो जाता है उतना उसका एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से जितना भी डिस्टेंस वो कवर करता है एक पेंडुलम या फिर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं इट्स एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वापस से हम वेव की ही बात करेंगे। ये आपको 3 तरीके की वेव्स दी गई हैं। कैसे? वेव्स तो नॉर्मल ही हैं, बट कैसे, ये देखिए। इसमें क्या है, आप देख सकते हो ओनली 3 वेव्स बन रही हैं। ये 1, ये देखिए 3 वेव साइकिल है। कैसे? ये एक वेव, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। क्लियर? ये हमने इसमें देखा 1 सेकेंड में 3 वेव 3 बार ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर? सेकेंड वाले में हम क्या देख रहे हैं कि 4 बार ऑसिलेट हो रहा है, 1 2 3 एंड देन 4। ओके, तो ये जो हो रहा है ना कि 1 सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है या कितनी बार उसकी जो वेव साइकिल कितनी कवर कर रहा है। पहले केस में देखा 3 वेव साइकिल हो रही हैं 1 सेकेंड में, दूसरे में देखा 4 वेव साइकिल हो रही हैं 1 सेकेंड में, लास्ट में देखा 6 वेव साइकिल्स हो रही हैं 1 सेकेंड में। तो ये है क्या? तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, या फिर हम नॉर्मल बोल सकते हैं हमारी बुक के हिसाब से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक ऑसिलेशन, ये दूसरी ऑसिलेशंस एंड देन ये तीसरी ऑसिलेशन। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको भी बताया फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड या फिर कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम, ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए एक और चीज समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसमें केवल 3 वेव साइकिल बन रही हैं, दूरी दूरी पर हैं, बिकॉज ये तो लास्ट वाले में बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ये वेव साइकिल्स कवर हो रही हैं, काफ़ी पास हैं। क्लियर? अब इसके थ्रू मैं आपको पिच भी एक्सप्लेन करूंगी कि पिच क्या होता है। ओके, तो पिच क्या होता है। अब इन तीनों में से पिच सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अभी हमने पढ़ा था साउंड लाउड और लाउडनेस और पिच के बारे में। लाउडनेस एंड पिच दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। लाउडनेस क्या है, मतलब कि ये जो हमारी एक वेव है ना, लाउडनेस कहाँ से डिटरमाइन होती है, एम्पलीट्यूड से। मतलब कि मीन पोजीशन से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है अबव या फिर बिलो, यहाँ से होगी लाउडनेस। मतलब जितना लंबा होगा ना ये, जितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा, जितना हाई होगा, जितना दूर डिस्टेंस कवर करेगा तो साउंड उतना ज़्यादा लाउड होगा। लेकिन पिच कैसे डिटरमाइन होती है, जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगी, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड उतना ज़्यादा हाई पिच्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी कम है, केवल 3 वेव साइकिल बन रही है। ऑन द अदर हैंड लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 6 वेव साइकिल्स बन रही हैं। तो इसमें पिच किसकी ज़्यादा होगी, आखिरी वाले की पिच ज़्यादा होगी 6 वेव साइकिल की, बिकॉज इट इज़ ज़्यादा कवर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है तो हाई पिच होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लो पिच होगी। गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, गर्ल्स की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है। इसके साउंड कैसे होते हैं, गर्ल की श्रिल रहती है एंड हाई पिच्ड रहती है। ओके, आवाज़ कैसी रहती है गर्ल्स की, हाई पिच्ड रहती है, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मेन की आवाज़ थोड़ी सी हार्श रहती है, थोड़ी सी होर्स रहती है, हार्श रहती है सुनने में, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहती है, ऑसिलेशंस कम कवर करता है। साउंड तो लाउड रहता है बट फ्रीक्वेंसी लो रहती है। गर्ल्स का जो साउंड है वो लो आवाज़ जो लाउड कम फीबल होती है, गर्ल्स की आवाज़ फीबल होती है बट उनकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, पिच हाई रहती है। अंडरस्टूड? फीमेल की और यहाँ मेल की बात कर रहे हैं हम। फीमेल की आवाज़ कैसी रहती है, फीबल रहती है, एम्पलीट्यूड कम रहता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो उसकी साउंड कैसा रहता है, हाई पिच्ड रहता है।
मेल का साउंड कैसा रहता है, लो पिच्ड साउंड रहता है बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। आई होप कि आप डिफरेंस समझे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में। एम्पलीट्यूड ज़्यादा साउंड लाउड होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा साउंड फीबल होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो साउंड हाई पिच्ड रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो लो पिच्ड रहेगा। अंडरस्टूड? इसलिए मैंने आपको लायन का एग्जाम्पल भी दिया था। लायन की जो आवाज़ है, रोर जो है वो लाउड होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर पिच लो रहती है। ऑन द अदर हैंड बर्ड की फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, मतलब कि पिच हाई रहती है, साउंड फीबल रहता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इस पिक्चर को। ओके, आप जैसे ये पिक्चर देखिए, ये भी एक वेव दी गई है, एम्पलीट्यूड के बताया गया है मीन पोजीशन से इसका क्रेस्ट तक जितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, या मीन पोजीशन से ट्रफ तक जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन पोजीशन से जितनी हाइट ऊपर तक कवर कर रहा है, जितना हाइट नीचे तक बिलो तक कवर कर रहा है, वो हो गया आपका एम्पलीट्यूड। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ या फिर टाइम पीरियड। वो क्या है? एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज़ वेवलेंथ और टाइम पीरियड। अब जितना ये कवर करेगा, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग अगेन, दिस थिंग प्रॉपरली। वापस से एक बार आपको चैप्टर रीड करना है फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। टुडे वी आर गोइंग टू कवर टिल दिस पोर्शन ओनली. The rest of the portion of this chapter we'll cover in the next part. Thank you.